आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, कहा जाता है कि राजनीति भाषा की रचना ऐसी की गई है जिसमें झूठ को सच बोल दिया जाता है और सच की हत्या बेरहमी से कर दी जाती है। साथियों, मैं बताने जा रहा हूं कि हाल ही में हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम हैं वह गिरफ्तार हो चुके हैं और वहां सरकार बदल गई है। साथियों, यह कहानी है जून 2022 की, जहां रांची में बरियातू नाम का एक जगह है जिसमें वहां के जो टैक्स कलेक्टर रहते हैं वो बरियातू थाने में जाके एक केस दर्ज करवाते हैं और उस एफआईआर में यह कहा जाता है कि प्रदीप बागची नाम का एक आदमी सरकार की 4.5 एकड़ की ज़मीन को अपनी ज़मीन बता रहा है। इसी के साथ साथ ईडी को जब पता चला कि यह ज़मीन वास्तविकता में यह ज़मीन जो थी वह स्वतंत्रता सेनानी बीएम लक्ष्मण राव की थी, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के बाद यह ज़मीन सेना को सौंप दी थी। इसी के साथ साथ जो पहली गिरफ्तारी थी वह 14 अप्रैल 2023 को हुई, जिसमें प्रदीप बागची नाम के साथ साथ 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ नाम ऐसे थे कि अफसार अली, इम्तियाज़ अहमद और सद्दाम हुसैन जैसे व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया प्रदीप बागची के गिरफ़्तारी के साथ साथ। मई में क्या हुआ तो वहाँ के जो आईएएस ऑफिसर थे छवि रंजन, उनके आवास उस टाइम में उपायुक्त हुआ करते थे वो रांची और बरियातू के, उनके जो आवास हैं वहाँ छापेमारी की जाती है और छापेमारी करने के बाद मई में आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी कर दी जाती है। आईएएस छवि रंजन के बारे में बता दूं साथियों कि वह 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ज़मीन बेचने के लिए जो है वह फर्जी डॉक्यूमेंट्स, दलाल, माफिया, बिचौलिया, यहाँ तक कि नौकरशाहियों को लगाया जाता है इस ज़मीन बेचने के लिए। इसके साथ ज़मीन को का जो असली डॉक्यूमेंट रहता है उसे 1932 का बताया जाता है और 1932 का बताया जाता है और वह ज़मीन प्रफुल्ल बागची नाम का व्यक्ति का रहता है, जो कि प्रदीप बागची के वो पिता रहते हैं। और बताया जाता है कि यह ज़मीन प्रदीप बागची का ही है और प्रदीप बागची जो है वह यह ज़मीन 2021 में जगत बंधु TS लिमिटेड जो रहती है कोलकाता की एक कंपनी, उसे बेच दी जाती है। परंतु बाद में जब ईडी पूछताछ करने जाती है और पता चलता है कि यह ज़मीन जो है जगत बंधु कोलकाता की जो कंपनी थी उसे ना बेचकर वहाँ अमित अग्रवाल नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया है और इस ज़मीन की कीमत थी 20.7 करोड़ रुपए, परंतु 7 करोड़ के निजी और मामूली रकम में ही इस ज़मीन को अमित अग्रवाल को बेच दिया जाता है। और ईडी को पता चलता है कि अमित अग्रवाल जो है वह हेमंत सोरेन का जो वहाँ के सीएम हैं वहाँ के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक रहे हैं। इसके साथ साथ ही जब पिछले साल अमित को गिरफ़्तार किया गया तो गिरफ़्तार करने के बाद ईडी जब पूछताछ करने के लिए जाती है तो वहाँ के सरकारी कर्मचारी और सरकारी दफ्तर में जो इस ज़मीन का जो कागजात रहता है उसमें असली जो हकदार रहते हैं ज़मीन के, उनके नामों को हटाने के लिए केमिकल आदि का प्रयोग किया जाता है। वहाँ नकली स्टाम्प पेपर, वहाँ पे जो नकली पेपर रहते हैं, कागजात रहते हैं, वो सभी ईडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया। और इसी के साथ साथ जो है वहाँ के जो रेवेन्यू ऑफिसर रहते हैं भानु प्रताप, ईडी को हेमंत सोरेन के बारे में बताते हैं कि हेमंत सोरेन की भी संलिप्तता इसमें है उन्हीं के हिसाब से। और जैसे कि उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद ईडी जो है वह हेमंत सोरेन के दिल्ली में झारखंड भवन और उनके जो आवास थे वहाँ पे छापेमारी करती है और इसमें 36 लाख रुपए और एक महंगी गाड़ी ईडी को प्राप्त होती है। उसके बाद हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि यह मेरे साथ गलत हुआ और इस रुपये और रकम में मेरी कोई भागीदारी नहीं है, ये रुपये और रकम मेरी नहीं है। इसके साथ साथ साथियों मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी तक इन्हें ईडी के द्वारा सम्मन भेजा जा रहा था हेमंत सोरेन को कि आप ईडी के सामने प्रस्तुत हों, आपसे पूछताछ करनी है, परंतु ये कहीं गायब हो गए थे और ये सामने नहीं आ रहे थे। परंतु अंततः एक दिन ये सामने आए हैं और ईडी कम से कम 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद हेमंत सोरेन जो हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे दिए और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और ईडी ने कम से कम 16-15 दिनों की रिमांड पे हेमंत सोरेन
को रखा गया है। उसके बाद बात चली कि अब अगर हेमंत सोरेन गिरफ़्तार हो जाते हैं तो झारखंड की जो सरकार है वह कौन चलाएगा। तो उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन का नाम सामने आता है, परंतु कहा जाता है कि कभी कभी अपने ही बना देते हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही फूट डालने में भी पीछे नहीं रहते हैं, घर उजाड़ने में भी पीछे नहीं रहते हैं। उनकी अपनी ही भाभी जो रहती है सीता सोरेन, वह खुलकर कल्पना सोरेन का विरोध करती है, कहती है कि नहीं, अगर सीएम बनूंगी तो मैं बनूंगी, वह नहीं बन सकती है। और दूसरी समस्या यह थी कि विधानसभा में वह निर्वाचित भी नहीं थी कल्पना सोरेन, परंतु इसी के साथ साथ जो है ना सीता सोरेन को बनाया जाता है मुख्यमंत्री और ना ही कल्पना सोरेन को। वहाँ के जो पार्टी के जो मंत्री रहते हैं चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम नवनियुक्त किया गया है और वहाँ के जो नए सीएम हैं वो चंपई सोरेन को बनाया गया है। और जो हेमंत सोरेन है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और सरकार में ऐसा भूचाल आ गया है। कहा जाता है साथियों कि राजनीति में कभी कभी यह नहीं कहा जा सकता है, सोचने वाले भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज तो बीत गया कि कल आखिर क्या होगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के बड़े अधिकारी और कोई भी नेता अगर इस चीज़ की में संलिप्तता पाए जाते हैं तो कहाँ हमारा भारत विकास कर पाएगा और कहाँ किसी राज्य और देश का विकास हो पाएगा। यहाँ तक कि अफसर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता अगर इस प्रकार के कामों को, इस प्रकार के घोटाले को अगर जनता के सामने लाते हैं तो जनता का विकास कैसे होगा। वैसे भी कहा जाता है कि बिहार और झारखंड देश के सबसे गरीब और सबसे पिछड़ी जो स्टेट है उसमें मानी जाती है। मेरा तो यही मानना है कि अगर ईमानदारी हो तो ईमानदारी के साथ साथ आम लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ ही सकता है और वह भी जी सकता है। साला कुछ भी हो जाए, हम बेईमानी का धन क्यों ले आए अपने घर, या फिर हमारी बेईमानी के चलते ही क्यों देश और राज्य का विकास ना हो पाए। तो मिलते हैं साथियों द क्राइम के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।